डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड के साइंस के भौतिकी यानी फिजिक्स के पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पे आप लोग को परावर्तन और अपवर्तन है, लेकिन अगर आप लोग भारतीय भवन जो लोग पढ़ा होगा, भारतीय भवन का बुक पढ़ा होगा, उसके लिए एक पाठ और दो पाठ मतलब इसी में है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का एक अलग पाठ बना दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के एक अलग पाठ बना दिया गया है जब आप लोग भारतीय भवन का पढ़िएगा। लेकिन एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एक पाठ में ही प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों दिया है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले कुछ बातों को जानना होगा, तब हम लोग बीबीडी गाइड के क्वेश्चन देखेंगे। ये आप लोग को साइंस की जो भौतिकी है उसका पाठ 1 के एकदम पहला वीडियो है, शुरू एकदम चल रहा है। आप लोग को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, आप लोग टाइम रहते तो अच्छा से देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझाने का तरीका तो आप लोगों को अच्छा से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए, अब इसको आप लोग समझे होंगे सभी लोग। मान लीजिए प्रकाश की सहायता से ही ना हम किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए, प्रकाश के स्रोत मतलब होता है प्रकाश आता कहाँ से है, माने लाइट सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं आप लोग को। अब मान लीजिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश के स्रोत कहलाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को वस्तु के आधार पे, मान लीजिए कई सारा वस्तु देखे होंगे आप लोग दुनिया में। कुछ वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, कुछ से नहीं होता है। मतलब कुछ से प्रकाश निकलता है, कुछ से नहीं निकलता है। जैसे हमारा दीवार है तो दीवार प्रकाश थोड़े देता है। बल्ब जलता है तो बल्ब प्रकाश न देता है जी। तो उसी तरह से प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं बनाई गई है। मैंने प्रकाश देने वाली वस्तु और प्रकाश नहीं देने वाली वस्तु, मैंने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश देता है, तो इसलिए ये आप लोग प्रदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, चलिए, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या है? जलती मोमबत्ती आप लोग प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश छोड़ रहा है। ठीक ना। अप्रदीप्त वस्तुएं भी होती है जो प्रकाश नहीं छोड़ती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, चाहे कहा जाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, ये सब प्रकाश थोड़े छोड़ता है, तो प्रकाश नहीं छोड़ता है तो अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए, इसके बाद आप लोगों को प्रकीर्णन होता है, मैंने स्कैटरिंग। जैसे मान लीजिए हम, अगर आप लोगों को तोरी में तो सरसों समझते हैं, सरसों अगर फेंक दे उछाल के तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, छितरा जाएगा ना जी। उसी तरह हम प्रकाश कहीं पे छोड़ते हैं ना तो छितरा जाता है। कहिए कि सर ये कैसे? तो देखिए, मान लीजिए अगर हम बल्ब जला के लाइट टॉर्च अगर हम वहां पे दिखाते हैं तो इतना में उसका प्रकाश की किरण गया तो प्रकाश इधर उधर भी दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो छितराया तभी ना। और मान लीजिए इतना बड़ा, मैंने इतना बल्ब होता है, इतना बड़ा, एकदम छोटा सा, और वो बल्ब पूरा रूम को वो मैंने उजाला करा देता है, अंजोर करा देता है। कैसे? क्योंकि प्रकाश उसके छितराता है। चाहे ऐसे देखिए, मान लीजिए कोई रूम है और उस रूम में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग देख ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख ले रहे हैं। उस रूम में प्रकाश आ रहा है, आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो ये जान लीजिए कैसे आ रहा था? छितरा के आ रहा है, मतलब प्रकीर्णन होकर आ रहा है। तो स्कैटरिंग देखना है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा का अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। विकसित नहीं होगा, वितरित होना चाहिए। यहाँ पे वितरित तो करते हैं, मैंने बांट देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐनक ले ले रहे हैं, ऐनक या दर्पण लिए रहे हैं, तो उधर से कोई प्रकाश छोड़ेगा तो इधर से हम ऐनक चमकाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो क्या करेगा? वो प्रकाश टकरा के इस उधर जाएगा। ठीक ना। तो उसी तरह कोई भी मैंने कौन है, ढेला है, पत्थर है, मिट्टी है, बालू है, उस पर पड़ेगा तो छितराएगा। और छितराने के बाद इधर से उधर से, मान लीजिए मेरे कोचिंग में अगर लाइट बंद करते हैं तो भी अगर दिन का रहेगा, ये तो रात है, रात के 10 बज रहा है मान लीजिए, तो दिन का अगर बात रहे तो दिन का मैंने लाइट सारा ऑफ कर दें तो भी दिखाई देता रहेगा दिन में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से आ रहा है, छितरा के आ रहा है, प्रकीर्णन होकर आ रहा है। डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो भी मैंने थोड़ा बहुत प्रकाश आ ही जाता है, दिख ही जाता है। आप लोग के घर भी वैसे ही होता होगा। चलिए, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर, जैसे मान लीजिए हम प्रकाश यहाँ लाइट बारेंगे तो प्रकाश क्या करेगा? ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के जाएगा जी, ऐसे ऐसे मसक कली उड़ मटक कली, ऐसे नहीं जाएगा।
प्रकाश हम छोड़ेंगे सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा तो वो क्या होगा, प्रकाश के किरण पुंज होगा। क्या होगा, किरण पुंज। हाँ, थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा सा फैलाव उसका हो सकता है, किसी का एक बिंदु पर केंद्रित हो सकता है, कोई समानांतर जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं ना, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रकाश की जो किरण पुंज होती है 3 प्रकार की होती है। अपसारी किरण पुंज, कौन सी, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती हुई चली जाती है, माने फैलते हुए चला जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को हम चित्र बना देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा देखिए, समझिए बात। अपसारी, तो यहाँ पे कह रहा है एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है। मान लीजिए ये प्रकाश निकल गया, प्रकाश निकल के आ जा रहा है ऐसे इस तरह से, तो फैलते जा रहा है कि नहीं जी। यहाँ दूरी भी देख रहे हैं कम है, यहाँ दूरी अधिक होने लगा, तो ये क्या है, अपसारी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकल कर एगो बिंदु पे जाके केंद्रित हो रहा है, एगो बिंदु पे जाके केंद्रित हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये प्रकाश किरण पुंज जा रहा है, तो ये अभिसारी हो जाएगा। देखिए ये अपसारी हो रहा है, ये अभिसारी, हाँ अभिसारी थोड़ा एगो बिंदु पे। अच्छा, अगर ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे प्रकाश निकल जाएगा, तो ये समानांतर किरण पुंज हो गया। तो किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। आप लोग तीनों समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो चलिए आप लोग को अब इसके आगे जो भी आप लोग क्वेश्चन है जानते हैं। हाँ, परिभाषा और कुछ बातें जो है आप लोगों को आएगी, तो धीरे धीरे बताते रहेंगे आप लोगों को। क्योंकि देखिए जैसे मैथ हम पढ़ा रहे थे ना, मैथ का अंदाज कैसे था, पीवीडी गाइड हम सोल्व कर रहे थे, तो कुछ बता दे रहे थे पहले भी या कुछ बाद में भी बताते आ रहे थे ना। ऐसे थोड़ा क्या था कि छोड़ रहे थे, छोड़ेंगे क्यों, आप लोग को बताएंगे, सीखिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को पहला, यहाँ पे बीबीडी जो गाइड का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो सभी लोगों को पता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। तो इसलिए पहला का जो आंसर हो गया आप लोग को बी हो गया। लेकिन इतना जानकारी काफी नहीं है, आप लोग देखिए, जिससे हम लोग को प्रकाश के परिवर्तन जान लेते हैं। और प्रकाश के अगर परिवर्तन हम लोग को जानना है, तो उसको जानने से पहले हम लोग कुछ अभिलंब जानेंगे, अभिलंब। अब अभिलंब का चित्र भी हम दिखा देंगे कुछ देर बाद, है ना, कुछ क्वेश्चन के बाद आप लोग को आएगा। हम छोड़े तो नहीं है, इतना छोड़ते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। यहाँ पे अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल किसे कहता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। जिसे मान लीजिए समतल सतह ऐसे है, और समतल सतह मान लीजिए हम ऐसे खींच दिए, तो ऐसे खींच दिए, तो यही वाला अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया आप लोग को, अभिलंब हो गया, ठीक ना। तो ये समतल सतह पे जो लंब खींचते हैं उस बिंदु का क्या है, अभिलंब है। चलिए अब यहाँ पे आपतन कोण क्या है, आपतन कोण। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण पे पढ़ लिया जाए, है ना। एंगल ऑफ इंक्लूडेंस, यानी आपतित किरण, क्या आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हो तो माने हो तो कोण बनाती है, उसे उस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कह देंगे आप लोग को आपतन कोण। माने कोण आई से सूचित किया जाता है, क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, आपतन कोण हो गया। और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखिए परावर्तन कोण भी जानना जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही थोड़े है प्रकाश के परावर्तन जान जाइएगा। तो देखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है। 2 चीज देखिए पहले। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, या कोई कांच है, या कोई ऐनक है। ऐनक पे मान लीजिए हम लाइट जलाते हैं, लाइट यहाँ पे जलाएं, तो लाइट जलाएं तो यहाँ पे लाइट जाएगा, ये प्रकाश पड़ के इधर आएगा, चाहे उधर भागेगा, चाहे कहीं ना कहीं जाएगा ना, छितराएगा ना, टकरा के वापस आएगा ना। तो ये प्रकाश जो जा रहा है लाइट से, तो इस पे आ रहा है, इसके लिए क्या, इस सतह के लिए आ रहा है, तो इसलिए ये लाइट वाला प्रकाश आपतित किरण। और जब टकरा के जाएगा, परिवर्तित होके जाएगा, तो परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए अगर आप लोग हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो प्रोजेक्टर से लाइट हमारे चेहरे पे, फेस पे जितना आ रहा है, मान लीजिए जो भी, ये भी दिखाना है आप लोग को, जितना आ रहा है वो लाइट टकरा के मेरे गाल पे से टकरा के आप लोग के आंख तक, मैंने कैमरा में जा रहा है, अब दिख रहा है आप लोग को आंख तक, तब हमारा शरीर दिख रहा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दिख रहा है ना आपको, तो ऐसे ही नहीं दिख रहा है, पर्दा सामने लगा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। दिख रहा है कैसे, उस पे कहीं ना कहीं से प्रकाश पड़ रहा है उसके चेहरा पे, और उसके प्रकाश जो चेहरा पर के प्रकाशवा है तब आपके आंख में आ रहा है, तब दिख रहा है आप लोग को। ऐसे ही नहीं कौन लड़की छिया छिया करने लगती है अगर सनका बुरा लिखा चाहे गंदा शक्ल बना के रहिएगा तो।
काहे कहेगी? काहे कि वो लड़की हैंडसम है, सुंदर है, हैंडसम लड़की है। अब देख रहे हैं ना कि खराब लड़का के चेहरा पर के प्रकाश हमारे आंख में जा रहा है, तभी ना दिख रहा है वो लड़का। तो इसीलिए लड़के छिया छिया करने लगती है, नहीं तो और कोई बात नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए समतल सतह है। ये क्या है? समतल सतह है। पीछे से ये रचित कर दिया गया है आप लोग को, मैंने कलई कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया, चांदी के परत चढ़ा दिया गया है, अगर समतल दर्पण बना रहा है तो। अब यहाँ पे देखिए समतल दर्पण है तो चांदी की परत चढ़ा दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को अस्तर चढ़ा देता है, सुरक्षात्मक परत कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए आपतन बिंदु, यहाँ पे ये बिंदु को आपतन बिंदु कहा दिया गया। इधर ले प्रकाश छोड़ा गया, तो जाओ प्रकाश तू जो, प्रकाश आ जाता, तो प्रकाश जा रहा है तो आपतित किरण हो गया। क्या हो गया? आपतित किरण, ठीक ना। अब यहाँ से टकरा के फिर यहाँ भागेगा, तो भागेगा ना, तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। इसी को अभी समझाए हैं आप लोग को। जो इसके बीच में हम डालेंगे लंब, इसको अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। ये वाला अभिलंब है, यहाँ से यहाँ अभिलंब है। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, इसे ये अभिलंब हो गया ना, ये आपतित किरण हो गया ना, जो बीच में कोण बनेगा तो आपतन कोण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, आपतित किरण को आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। यही ना आपका क्वेश्चन पूछा था कि कितने नियम होते हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन दूसरा है, जैसे देखिए प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। तो पहला नियम में ये चीज लिखिएगा, और दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, माने कोण आई बराबर कोण आर, माने जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। यानी देखिए जब भी आप लोगों को क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे आप लोगों को, तो सीधा सीधा आप लोग ये चित्र बनाइएगा, ठीक है। नहीं तो मैंने ये लिख लीजिएगा तब चित्र बना दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये दो तीन लाइन जितना भी है ये चित्र बना दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर फिक्स है। अब देगा ये भी फिक्स है, आप लोग को क्वेश्चन वो तो एग्जाम में देने वाला है, ये बात को जान लीजिए, समझ गए। तो देगा तो आप लोग तैयार रहिए, आप लोग को बता ही दिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी अगर देखिएगा तो इसका आंसर आप लोग को प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है, 2 नियम है, और दोनों जान गए। खैर पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम बता दिए थोड़ा अच्छा से, थोड़ा कुछ अलग भी समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है आप लोग को अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए आवर्धन बराबर एम बराबर माइनस में भी बटा यू होता है। एम बराबर माइनस में भी बटा यू होता है। तो अगर एम बराबर माइनस में भी बटा यू होता है, तो यहाँ पे माइनस भी बटा यू है ना जी। अब देखिए, लेकिन आप लोग रुक जाइए, यहाँ पे अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जो होता है भी माइनस में होता है। अवतल लेंस में भी क्या होता है? माइनस में होता है। तो जब अवतल लेंस में भी माइनस में होता है, तो भी में भी माइनस डाल दीजिए अवतल के चलते। अब देखिए माइनस माइनस बदल जाएगा प्लस, और प्लस में भी बटा यू हो जाएगा, और प्लस में भी बटा यू हो जाएगा। तो भी बटा यू किस में है? तो भी बटा यू है आप लोग को इसमें, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दूसरा का आंसर आप लोग को डी हो गया। तो चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 3 नंबर आप लोग देख रहे होंगे, दर्पण सूत्र है। अब देखिए दर्पण सूत्र, खैर दर्पण सूत्र सिद्ध किया गया है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। 5 नंबर का आएगा आप लोग को दर्पण सूत्र। थोड़ा सा बड़ा दिख जाना चाहिए, दिखता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी आप लोग आसानी से इसको देख के उतार सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उतार सकते हैं, उतारिएगा तो आपके फायदे के लिए होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो ये दर्पण सूत्र लिखा गया है। खैर छोटा में लिखा गया, लेकिन हम इसको बड़ा करके लिख देते हैं। 1/v प्लस में 1/u और प्लस में 1/f। नहीं जी, यहाँ बराबर है, बराबर रहता ही है। यहाँ पे देखिए तो यही हो गया आप लोग को दर्पण सूत्र। क्या हो गया आप लोग को? दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र आप लोग को यही लिखना था, चाहे ऐसे भी कभी कभी कहता है, ध्यान दीजिए, कहेगा ना कि गोलीय दर्पण के भी यू और एफ में संबंध बताएं। चाहे कह देगा वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताएं, तो हम लोग को दर्पणीय सूत्र लिखना पड़ता है, नहीं तो दर्पण सूत्र का है फिर भी यही होगा जगह। तो दर्पण सूत्र यही होगा। तो दर्पण सूत्र इसमें देखिए कोना में दिया गया है, जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा था, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए तीसरा का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। खैर ये सब्जेक्टिव के लिए है, आप लोग को 5 नंबर में आता है, आप लोग सिद्ध किया गया है यहाँ पे लाके। चलिए अब यहाँ पे 4 नंबर देखिए। 4 नंबर कह रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहता है? अभिसारी। देखिए यहाँ पे नहीं याद हो रहा है ना, तो याद रखिए अभी उ, अभी क्या खाइएगा, अभी क्या लीजिएगा, तो अभी उ है ना, अभी उ
अभी क्या लेंगे, ऊ लेंगे। तो जब अभी ऊ लीजिएगा, तो अभी ऊ लीजिएगा तो ऊ तो दिया जाएगा, माने अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। और यहाँ पे अपसारी, अप आओ, अप आओ कह के याद कर सकते हैं, चाहे एगो याद हो गया तो एगो तो पता चल जाएगा। तो अप आओ माने कहने का मतलब है अपसारी लेंस, अवतल लेंस। अपसारी लेंस किसे कहता है, अवतल लेंस को। अभिसारी उत्तल लेंस को। अभिसारी जब उत्तल लेंस को कहा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो ये अभिसारी लेंस, अथवा ऐसे भी क्वेश्चन देता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये आप लोग को उत्तल लेंस के, इसलिए चौथा का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। खैर है यहाँ पे भी आप लोगों ने लिखा गया है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस माने कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, यानी इस प्रकार के होता है, इस प्रकार के। किनारे पे क्या है, पतला है ना जी, अब बीच में ये देखिए इतना मोटा है, किनारे पे फिर पतला हो गया है, तो इस तरह के होता है आप लोग को, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा इसका आंसर, चौथा के ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, ये म्यू का है अपवर्तनांक, तो साइन आई बटा में साइन आर होता है, ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में। तो पांचवा का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पे देखिए, ये सब प्रश्न याद रखिए, सब आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। हाँ, हो सकता है बीबीडी गाइड में कोई कोई प्रश्न त्रुटि है, लेकिन हम पीडीएफ में बना लिए हैं, तो यहाँ पे हम देख नहीं रहे हैं, मैंने यहाँ पे देखने नहीं जा रहे हैं कि मैंने बीबीडी गाइड में कौन गलती है कौन सही है, लेकिन जो भी आप लोग को शंका होगा यहाँ पे दिक्कत दूर हो गया 100%, किसी को भी कोई शंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे याद कर लीजिए, सब बेस्ट है। यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके, हम ये लिखे नहीं है तो कौन क्वेश्चन कौन सा लाया है, लेकिन आप लोग गाइड में पढ़िएगा तो खुद देखिएगा। चलिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक, तो यहाँ पे देखिए आवर्धन, तो आवर्धन बराबर मतलब एम भी कहा जाता है, मैग्नीफाइंग। अब यहाँ पे देखिए, अब आवर्धन बराबर एम, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, बात समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, तो ऊंचाई का मात्रक आप लोग को मीटर होगा, या यहाँ पे वस्तु का मात्रक क्या होगा, मीटर। सेंटीमीटर लीजिएगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, मात्रक ही नहीं होगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में लीजिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन में कट जाएगा, यानी मात्रक विहीन आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी छठवा का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये आप लोग को देता है 6 नंबर, आप लोग गौर कीजिए, कहेगा तो लेंस का आवर्धन कैसे मतलब क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है, ये देता है आप लोग को एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक ना, मात्रक मत मार दीजिएगा कौन, फिर गलती हो जाएगा। देखिए 7 नंबर देखिए कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एगो यहाँ पे F1 होता है, एगो यहाँ पे F2 होता है, यहाँ पे एगो F1 होता है, F1 और F2 देख लीजिए, यही लेंस है, खैर उत्तल लेंस है, कोई भी लेंस, लेंस केवल कहने का मतलब, तो लेंस में उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एगो लेंस के बाईं ओर, एगो लेंस के दाईं ओर होता है, ये बात याद रखिए। यहाँ पे दिख रहा है ना F2, यहाँ पे F1, मैंने लेंस के इधर भी एगो फोकस होता है, एगो उधर भी फोकस होता है, यानी फोकस यहाँ पे देख नहीं, हिंदी भी कहा गया है, F भी कहा है, लेकिन इसको F2 कहते हैं, इसको F1 कह दीजिए, सीधा सा बात। यहाँ से यहाँ लेकर फोकस दूरी है आप लोग को, खैर यहाँ से यहाँ दिखाया भी गया है, तो यहाँ पे आप लोग को जो फोकस की संख्या होती है वो होती है 2, इसलिए इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, 7वां का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हम क्या बताएं, प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, तो इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, 8वां का आप लोग को बी। लेकिन आप लोग सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, अपेक्षिक अपवर्तनांक, 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है, माने n/1 बराबर n2 बटा में n1, यानी माध्यम माने पहले माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक का बटा में माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक, इस तरह से या आप लोग निकालेंगे तो होगा। लेकिन आप लोग को उत्तर अपवर्तनांक निकालने के लिए है, लेकिन अपवर्तन का नियम आप लोग को पढ़ना है, तो यहाँ से अपवर्तन के नियम पढ़ने के लिए देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। यही प्रश्न आप लोग से पूछा है तो कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए आप लोग को, तो ये लिखिएगा, आप लोग ऐसे लिखिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, अब रुकिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए उधर से प्रकाश भेज रहे हैं, अब दर्पण का काम नहीं है, में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन में प्रकाश उसमें प्रवेश करके जा रहा है, जैसे हम चश्मा पहने हैं ना जी, उधर का प्रकाश मेरे आंख में प्रवेश करके आंख तक जा रहा है, तभी ना दिख रहा है हमको,
तभी ना दिख रहा है जी। माने हमें आंख तक ये गया तो ये क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे ग्लास लगा है चाहे कांच है, तो कांच को प्रवेश करके प्रकाश गया है, तो प्रवेश किया तो ये उधर से जो प्रकाश आ रहा है आपतन, और जब प्रवेश करके इधर आंख की तरफ बढ़ने लगा तो ये अपवर्तन है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आपतित किरण, जो आ रहा है किरण, आपतन बिंदु जहाँ पे आता है प्रकाश सवा टकराता है एगो बिंदु पे मिलता है, वहां पे मैंने आपतन बिंदु पर अभिलंब जो सीधा सीधा होता है समतल पे, और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मान साइन आई बेटा में साइन आर भी कह सकते हैं, अर्थात लिख के यहाँ पे साइन आई बेटा साइन आर। इस नियम को स्नेल के नियम भी कहा जाता है। स्नेल के नियम क्या होता है, स्नेल के नियम को साइन आई बेटा में साइन आर ही कहा जाता है। माने अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के द्वितीय नियम कहते हैं। स्नेल के नियम को अपवर्तन के द्वितीय नियम, इस चित्र को भी बना सकते हैं आप लोग को। 2 नंबर का फिक्स है, खैर फिक्स तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन आने की संभावना है इसमें, लेकिन परिवर्तन वाला फिक्स है आप लोग को आएगा। अब यहाँ पे देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयुक्त होता है, कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। देखिए दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी बनाना है तो आपको छोटे छोटे दिखवाना है, नहीं ना बड़े बड़े ना दिखवाना है जी। तो देखिए दाढ़ी बनाना है तो मान लीजिए ऐसा दर्पण लीजिए तो बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखे, फ्रेश दिखे, ताकि लाइन बाय लाइन मिला लें, कहीं पे कटे नहीं, कहीं पे कोई दाढ़ी छूटे नहीं, और बराबर बराबर मिला के एकदम मैंने दाढ़ी बना लें। तो बराबर बनाने के लिए ये बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखना चाहिए। तो बड़ा किस में दिखता है, तो बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है आप लोग को अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां का जो आंसर हो गया आप लोग को सी, यानी अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाया जाता है, या इसको हजामती दर्पण कहा जाता है। हजामती मतलब हजामत मतलब दाढ़ी ही होता है, दाढ़ी बनाना। तो हजामती दर्पण किसे कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को ही, या दाढ़ी बनाने में कौन उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण ही, यानी इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां का आप लोग सी हो गया। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार होता है अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। समझिए पहले, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग हवा देखिए ना, हवा, अच्छा हवा में अगर हम खड़ा रहेंगे, आप लोग मुझे देख लीजिएगा कि ना, तो कहेगा सर बिल्कुल देखेंगे आप लोगों को, क्योंकि हवा में तो दिखता है आर पर एकदम आ रहा है प्रकाश, जा रहा है। तो प्रकाश पूरा पूरा अगर पार कर रहा है तो पारदर्शी। कांच एकदम स्वच्छ कांच रहे तो क्या होगा, प्रकाश आर पर करेगा। स्वच्छ जल रहे तो क्या करेगा, प्रकाश आर मैंने आर पर करेगा तो दिखाई दे देगा इस तरह से। और यानी आप लोग को पारदर्शी माध्यम है, क्या है, पारदर्शी है। अब उसी को जैसे मान लीजिए जब ये पाना देखें, मैंने एक पेपर, पेपर को तेल से भिगा दीजिए तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा, ठीक ना। अच्छा ओढ़नी देखें, ओढ़नी, ओढ़नी थोड़ा सा मोटा हो जाए, थोड़ा सा मान लीजिए कपड़ा उस टाइप का, तो थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा नहीं दिखता है कि नहीं। या कुछ प्लास्टिक, या मान लीजिए कोई चादर उधर हो, थोड़ा सा दिखता है नहीं दिखता है, तो ये परभासी हो गया। धुआं में नहीं ना दिखता है, कोहरा में नहीं ना दिखता है, तो ये परभासी हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना दिखेगा, दिखेगा थोड़ा बहुत पता चलेगा कि उधर से प्रकाश आ रहा है, तो पारभासी, ठीक ना, माने आभास होगा, पारभासी होगा। अच्छा जब बिल्कुल नहीं दिखेगा, जैसे दीवार खड़ा कर दिए बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो पार माने अपारदर्शी हो गया। जैसे लकड़ी रख दीजिए, उधर से आप कोई लाइट दिखाई, चाहे उंगली दिखाई, कितना उंगली निकाल, लकड़ी रखें तो कहाँ से दिखाई देगा, तो अपारदर्शी। खैर यहाँ पे देखिए ये तीनों है, यहाँ पे ऐसा चीज वस्तु लिया है जो कि बिल्कुल उसके चेहरा के उस पर के नहीं दिख रहा है, यानी अपारदर्शी हो गया। ठीक है, इसमें झिली झिली ये थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है सिर के बारे में इसका, तो ये परभासी हो गया। इसमें देखिए ई पेपर के बाद भी स्पष्ट उधर वाला चित्र इसका दिख रहा है, नाक मुंह दिख रहा है ना, तो ये पारदर्शी हो गया। मैंने 3 गो माध्यम होता है, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। यहाँ पे देखिए चमड़ा क्या है आप लोग को, अपारदर्शी है, मैंने प्रकाश पार नहीं होने देता है। नहीं तो मान लीजिए हम यहाँ मान लीजिए मैंने पीछे में हम गुलाब के फूल लिए रहेंगे, ठीक, खैर कहिए सर प्रपोज कीजिएगा कहा हमको, तो हाँ तो आज प्रपोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए गुलाब के फूल चढ़वाए रहेंगे यहाँ पीछे में, आप देख के बता दीजिएगा, नहीं ना। ये चमड़ा है आगे में, चाहे जो भी वस्त्र है, इसमें प्रकाश तो पार नहीं करता है क्योंकि अपारदर्शी है। तो चमड़ा क्या है, अपारदर्शी। मोटा कपड़ा क्या है, तो मोटा कपड़ा यह है पारभासी, बस थोड़ा थोड़ा प्रकाश के बारे में पता चलेगा तो प्रकाश आ रहा है। यहाँ पे पतले कांच का टुकड़ा क्या है, तो ये पारदर्शी है, पूरा स्पष्ट रूप से पार होगा। पत्थर क्या है, अपारदर्शी, तो अपारदर्शी में टिक किए गए हैं। पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन में थोड़ा थोड़ा झिलझिलाहट जैसे पता चलेगा प्रकाश आ रहा है, इसलिए पारभासी हो गया। तो खैर जो 10वां प्रश्न कर रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 यानी ऑप्शन अब आप लोग को हो जाएगा सीधा सीधा 10वां का जो आंसर हो गया आप लोग को सी हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरनेट पे मत सर्च कीजिएगा, नहीं तो 2 ही प्रकार के मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो 10वां का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। यानी चलिए आप लोग को 3 प्रकार का होता है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर यहाँ प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। यहाँ पे फोकस दूरी जो होगा आप लोग को अनंत। यहाँ पे मान लीजिए वहां से प्रकाश आ रहा है तो ये टकराने के बाद कहाँ बनेगा, मैंने इसका फोकस पता नहीं है, अनंत हो जाएगा। 11 का आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 12 नंबर देखिए। 12 नंबर देखिए, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो रुकिए, निर्वात क्या चीज है? जैसे देखिए वायु में तो हवा जानते हैं, और निर्वात माने कुछ ना, शून्य। निर्वात माने शून्य, कुछ नहीं। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए प्रकाश हवा में आ रहा है तो थोड़ा बहुत टकराएगा या थोड़ा बहुत धीमा होगा ना जी। तो जो प्रकाश की चाल थोड़ा सा धीमा हो सकता है वायु में, पानी में और धीमा हो सकता है, कांच में भी धीमा हो जाएगा, पत्थर में या कुछ अपारभासी मैंने पारभासी माध्यम में धीमा हो जाएगा। लेकिन निर्वात में क्या होगा? सबसे तेज होगा। होगा कि नहीं? चलिए देखते हैं, सुनते हैं। प्रकाश की चाल माने स्पीड ऑफ लाइट, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न माने अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए, खैर प्रकाश निर्वात में या शून्य या मुक्त आकाश में फ्री स्पेस कह सकते हैं ना, में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहिए, नहीं तो आप लोग 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड कहिए, नहीं तो इसको 3 गुने 10 के पावर 8 कर लीजिए। आइए मीटर में बदल लीजिए, 1 गुना करके मीटर प्रति सेकंड। तो ये आप लोग को, खैर ये एग्जाम में आता है, आप लोग को ये याद भी होगा। 3 गुने 10 के पावर 8 होता है प्रकाश की चाल शून्य में या हवा में भी लगभग माना जाता है, या निर्वात में आप लोग को। चलिए, यहाँ लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अन्य माध्यमों की अपेक्षा वायु प्रकाश तो विरल माध्यम है। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश तो सघन माध्यम। रुकिए, सघन क्या होता है? विरल और सघन, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम एकदम पतला पानी दे दे, पतला पानी पीने का, तो पतला लगेगा आप लोग को। अब हम दूध दे दें, नहीं तो उसमें गाढ़ा दूध दे दें, तो आपको एक मोटा दूध है, वो सघन माध्यम हो गया। जितना ही मजबूती उसमें रहेगा, मतलब सघन कहिए कि हो गया। जैसे मान लीजिए वन या जंगल के बारे में देखें, थोड़ा थोड़ा छिटपुट रहेगा तो विरल, अब बहुत ज्यादा घना रहेगा जंगल तो सघन माध्यम। तो उसी तरह से यहाँ वायु क्या है? वायु विरल माध्यम हो गया, बस थोड़ा बहुत। जो कांच है सघन माध्यम हो गया, कांच में मोटा है ना। या कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश तो विरल माध्यम है, वायु की अपेक्षा कांच। अच्छा रुकिए, मान लीजिए पानी और हवा में देखेंगे तो कौन सघन माध्यम हो गया? तो पानी हो गया सघन, अब विरल हो गया हवा। अच्छा, अब यही बात है पानी और कांच में देखिए, तो अब पानी जो पहले सघन हो रहा था हवा की अपेक्षा, अब कांच की अपेक्षा विरल कहलाएगा, और कांच अब सघन कहलाएगा। ठीक ना। चलिए यहाँ पे खैर देख लिए, हम यहाँ पे नीचे देखते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल होता है इतना, जो कि उसको बदल भी दिए। पानी में प्रकाश की चाल होता है 225 माने 2.25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा जी नहीं 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 नहीं, ये सब सेकेंड होगा, घंटा नहीं होगा। इतना सेकंड हो जाएगा, ठीक ना। ये सब घंटा नहीं होगा। कांच में प्रकाश की चाल मान लीजिए इतना होता है, 2 लाख होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को जो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो दिया गया था, वो क्वेश्चन क्या था आप लोग को? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? तो निर्वात एकदम मतलब कुछ नहीं है, विरल कहिए, तो वो में तेजी से जाएगा निर्वात में, और वायु में क्या होगा? धीमा जाएगा। तो वायु में क्या होगा? निर्वात की अपेक्षा कम होगा। तो कम होगा तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 12 का आंसर आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर यहाँ पे देखिए, 13 नंबर कह रहा है, ले भैया गांजा पी के आगे ले। ये क्वेश्चन है बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स में हम बताएंगे। खैर जो भी दिया है पीपीटी गाइड हम कर रहे हैं। पौधों में श्वसन होता है, तो जो पौधों में श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है? तो जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना के एपिडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में होता है, आप लोग पता है। तो आप लोग को तीनों में होता है, इसलिए आप लोग को ये सभी में होता है। आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ पत्ता से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक ना। यहाँ जड़ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने ऑक्सीजन ले रहा है, निकल रहा है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को मतलब तना जड़ मैंने सब ले रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। खैर ये जान लीजिए उल्टा हो जाता है, रात में ऑक्सीजन ये लेने लगता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ रहा है दिन में, तो रात में ऑक्सीजन लेने लगता है, ठीक ना। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़ अच्छा से ये दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। स्टोमाटा होगा, स्टोमाटा पत्तियों, तनों और अन्य अंगों के एपिडर्मिस पर स्थित छोटे छिद्र होते हैं। सेलुलर श्वसन
के दौरान रंध्र छिद्रों को खोलकर और बंद करके गैसीय विनिमय की सुविधा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे खैर सभी अंग होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 13 का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आप लोग को 13 का डी हो गया। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है आप लोग को, निम्न में सोपोसी है, ये भी बायोलॉजी से सोपोसी मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करके या कोई भी उपाय करके अपने से भोजन तैयार कर ले, किसी पे निर्भर ना रहे, तो ये आप लोग को है हरे पौधे। हरे पौधे क्या है आप लोग को? सोपोसी है। ये क्या करते हैं, मैंने भोजन अपने से बना लेते हैं। भोजन के लिए इनको 4 चीज आवश्यक होता है। आप सभी को बायोलॉजी में पढ़ाए हुए हैं, बायोलॉजी में क्या वीडियो भी आप लोग को यूट्यूब पे भी है, या आप लोग को लाइव क्लास में भी बताए हैं, या क्लास जो चलाते हैं उसमें भी है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिएगा तो उसमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और जल। तो जल तो पृथ्वी से मिल जाता है या बारिश से मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य के से मिल जाता है। प्रकाश संश्लेषण इसी में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जिसे छोड़ते हैं तो ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है। सोपोसी कौन है? तो सोपोसी है हरे पौधे, यानी 14 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 14 के बाद यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जी, ये 16 नंबर है। 15 नंबर क्या किए हैं, खा गए हैं का, देख लेते हैं। ओ 15 नंबर क्वेश्चन में नहीं है, खैर पता नहीं अब कहाँ हो गया, मेरे से गलती हुआ होगा कहीं पे। चलिए 16 नंबर ही बताते हैं आप लोग को। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 है। देखिए ये बात याद रखिए आप लोग, एफ माने क्या है? एफ है प्लस में 20, प्लस में 20 है तो आप लोग को यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो देखिए आप लोग को प्लस में 20 है तो आप लोग को देखिएगा यहाँ पे, तो माने जो फोकस दूरी है, एफ माने फोकस दूरी धनात्मक किसमें होता है? तो ये देखिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक मतलब माइनस में होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अगर देखिएगा मैंने फोकस दूरी तो इसमें प्लस होता है, माने इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें प्लस है। तो कौन दर्पण है जी? तो उत्तली दर्पण में ना एफ प्लस में होता है, मैंने फोकस दूरी जैसे एफ है तो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो उत्तल दर्पण में ना प्लस में होता है, इसमें प्लस से दिया है, इसका मतलब जान लीजिए ना। तो ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। तो वही क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि ये गोलीय दर्पण है तो फोकस दूरी जब प्लस में है तो ये दर्पण बताइए कौन सा है? तो दर्पण है आप लोग को उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण आप लोग को आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खैर यहाँ भी कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक मैंने प्लस में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मैंने माइनस में होती है, ठीक है। खैर यहाँ पे पढ़ने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए आप लोग को हर चीज दे रहे हैं, समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन गलती नहीं करें। खैर पता नहीं कैसे 15 नंबर छूट गया, नहीं छूटेगा, ला देंगे अगला बार, अगला वीडियो तो आएगा, अगला वीडियो में ला देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को सभी के चिन्ह दिया गया है। अवतल दर्पण में अगर मान लीजिए वस्तु दूरी कहिएगा तो वस्तु दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो खैर दोनों में होती है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु उधर ही रखा जाता है, तो उधर रखा जाता है तो माइनस ही ना होगा जी उधर, यानी सीधा सीधा आप लोग को माइनस या निगेटिव हो जाएगा। बस फोकस दूरी प्लस में होता है, वो माइनस में होता है। यहाँ पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं। दिया गया 17 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, बताए हैं कि नहीं ये वाला बात? तो विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का आप लोग को बी हो गया। आप लोग खुद देख सकते हैं, ये सब पढ़ के बता दिए हैं, समझा दिए हैं। चलिए अब वही वाला है, सेम टू सेम नहीं बता रहे थे, ये यहाँ पे ये जो घंटा है तो सब सेकंड करवाए थे, वही वाला है जस्ट। यहाँ पे चलिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न का तैलीय कागज, तैलीय कागज में तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से अगर भीगा हुआ कागज दिखेगा तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगेगा। बिल्कुल ऐसा थोड़ा कि मुंह देखने लगेगा, मैंने कागज भेजी जाएगा तो मैंने तेल से भेजेगा तो इस पार से उस पार दिखेगा, नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने प्रभासी हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। तो प्रभासी कहिए, अप्रभासी या प्रभाषक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है आप लोग को, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वाह, उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होती ही होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है। तो भैया एगो बात याद रखिए, जो काल्पनिक है वो सीधा ही होगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो तो उल्टा रहेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटा हुआ रेखा से दिखाया जाता है, ऐसे पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को मैंने एक रेखा से दिखाया जाता है और इसको पर्दा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, मैंने वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज सीधा ही होता है, ठीक ना। अच्छा, और आवर्धित रहेगा, क्या रहेगा साथ में? आवर्धित मैंने बड़ा रहेगा। खैर ऑप्शन देखते हैं। तो सीधा एवं आवर्धित, तो यहाँ पे देखिए सीधा एवं आवर्धित, ये तो 19 का आंसर सीधे दिख गया ऑप्शन नंबर ए, सीधा सीधा। तो यहाँ पे आप लोगों को
खुद देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो गया 19 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिएगा आप लोग, तो दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अब बताइए तो जी, हम अवतल दर्पण जब बता रहे थे तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव होती है, मतलब माइनस में होती है। तो ऋणात्मक मारिए, यानी 20 का आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये चीज़ आप लोग बताए हैं, समझाए हैं, याद करवाए हैं, अब क्या चाहिए, हर चीज़ आप लोग को समझा दी। खैर आप लोग को इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर ही रहेगा। 20 नंबर के बाद आप लोगों को जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आप लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन चलाएंगे, 21 नंबर क्वेश्चन चलाएंगे। और मेरा अगला वीडियो का यानी जो इसके बाद जो वीडियो बनेगा उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप लोगों को जल्द ही वीडियो हम लेकर आएंगे। उस वीडियो में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन लाने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। खैर जिन लोगों को भी लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा, आप लोगों को लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना होगा तो फटाफट आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। खैर 2024 वाला के लिए बैच स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पता है ना कि हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है हर साल। और स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है। ये मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964 पर। आप लोग को रिजल्ट की 80% रिजल्ट की गारंटी लेते हैं हम। यहाँ पे लाइव क्लास जो चल रहा है स्पेशल टारगेट बैच में 4 घंटा का डेली चल रहा है। 4 घंटा का आप लोग को लाइव क्लास चल रहा है आप लोग को, और प्लस में 1 घंटा चल रहा है आप लोग को टेस्ट चल रहा है। 1 घंटा डेली टेस्ट चल रहा है, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं 5 घंटा हमारे तरफ से आप लोगों के लिए मेहनत मिल रहा है। और 7 घंटा आप लोगों को घर पे पढ़ने के लिए रूटीन, यानी 12 घंटा हो गया। 12 घंटा पढ़ेगा तो 80% कोई रोक सकता है जी, नहीं ना। इसके लिए आप लोग को मात्र फी देना है 300 रुपया। 14 महीना तैयारी होगा मेरे द्वारा। आप लोगों को बैच स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर को, एकदम 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को ये खत्म होगा 31 जनवरी 2024 को। तो देखिए 1 महीना छूटे, 2 महीना छूटे, 3 महीने छूटे, कोई बात नहीं। आप लोग जल्द से जल्द कोई कीजिएगा, जितना ज़्यादा जल्दी कीजिएगा तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाइएगा। तो 300 रुपया में मात्र 14 महीना, यानी 21 रुपया के आसपास महीना आ रहा है। 21 रुपये महीना में पढ़ने के लिए मिला 4 घंटा, वो भी कहीं पे कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ समझा के पढ़ाते हैं, हर विषय ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ चैप्टर वाइज आप लोग मिल जाएगा, नोट्स असाइनमेंट पेपर मिल जाएगा, और एनिमेशन वीडियो मिलेगा, जैसे कार्टून वाला वीडियो, जैसे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, शरीर का अंग कैसे कोई काम करता है, वीडियो एकदम कार्टून के जैसा एनिमेशन वीडियो, हर चीज़ समझाया जाएगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को 2 फैकल्टी मिल जाती है जो कि नहीं मिलने वाला है कहीं पे। आप लोग बोल सकते हैं, जैसे अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, और हम आपका क्वेश्चन सुनते हुए बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अपना कैमरा ऑन रखिएगा ताकि हम लोग आपको देख के पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो खैर फटाफट 2024 में जो भी लड़का ज्वाइन करना चाहता है उसको बताइए आप लोगों को। जो अभी 2023 मैट्रिक एग्जाम दे रहा है उसके लिए सुनहरा ऑफर ये आने वाला है। आईएससी का बैच जब स्टार्ट होगा, आप लोग को मार्च में ही एग्जाम बाद, बस मार्च में स्टार्ट कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। अब आप मैंने आईएससी के लिए भी क्लास चलेगा ऑनलाइन, और मैट्रिक के लिए भी तो चल ही रहा है। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।